नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। दिन में तेज धूप से पारा चढ़ता जा रहा है, वहीं रात तक गर्म हवाएं लोगों को बेचैन कर रही हैं। शहरों की आबादी बढ़ने के साथ वृक्षों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। विकास के नाम पर हरित क्षेत्र के लिए सुरक्षित स्थानों पर सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं। पर्यावरणीय मुद्दे जिनके परिणाम दीर्घकालिक होते हैं, अक्सर तात्कालिक मुद्दों से पीछे छूट जाते हैं। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर को लेकर सरकारों ने गंभीरता दिखाने के दावे किए हैं, लेकिन हकीकत क्या कहती है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में गर्मी लोगों का हाल बेहाल कर रही है। दिन में तेज धूप से पारा चढ़ता जा रहा है, वहीं रात तक गर्म हवाएं लोगों को बेचैन कर रही हैं। मालवा, निमाड़ और ग्वालियर चंबल इस समय भट्टी की तरह तप रहे हैं। प्रदेश के 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले शहर गुना 46.6 डिग्री सेल्सियस, राजगढ़ 46.3 डिग्री सेल्सियस, नीमच 46.1 डिग्री सेल्सियस, रतलाम 45.8 डिग्री सेल्सियस, शाजापुर 45.3 डिग्री सेल्सियस, उज्जैन 45 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों का तापमान: भोपाल 44.4 डिग्री सेल्सियस, इंदौर 44.5 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर 41.5 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली राजधानी भोपाल में कल जो तापमान दर्ज किया गया अधिकतम वो 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सर्वाधिक है इस सीजन का। और उसके साथ ही जो देखते हैं सबसे अधिक सर्वाधिक तापमान जो है गुना में दर्ज किया गया, जो कि 46.6 डिग्री सेल्सियस है, तथा रतलाम में जो है लू का असर रहा। और बाकी बहुत सी जिले जो है नॉर्थ ईस्ट एमपी और वेस्ट एमपी के बहुत सी जिलों में जो है हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल की। पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश के शहरों के तापमान में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। 2023 और 24 में कई शहरों ने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का अनुभव किया, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बिजली की कमी और पानी की कमी जैसी कई समस्याएं पैदा हुई। मास्टर प्लान के नाम से, स्मार्ट सिटी के नाम से इन्होंने जो यहाँ हरियाली थी उस हरियाली को पूरी तरह काट दिया और नए वृक्ष लगाए नहीं, तो बढ़ना ही बढ़ रहा है। अब बात करें पूरे प्रदेश की या देश की, तो कमोबेश सारी स्थितियां पर्यावरण इसी पर निर्भर करता है कि हम जल, जंगल और जमीन की रक्षा करें और पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें। इधर बीजेपी का कहना है कि पिछले कुछ समय में विभिन्न योजनाओं में पौधारोपण बढ़ा है। जंगल की सुरक्षा में जन भागीदारी के फायदे भी नजर आएंगे। अतिक्रमण और विभिन्न विकास कार्यों के लिए वनों की कटाई एक गंभीर मुद्दा है। उसकी भरपाई के लिए हर साल 3 से 4 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। दावा है कि नई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में 10 से 20 हजार हेक्टेयर जंगल की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पर्यावरण की चिंता करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार के द्वारा ही समय समय पर यह भी अपील की जाती है कि लाइट बचाएं, जल बचाएं और अन्य जो स्रोत हैं उनकी रक्षा करने का काम हम ही लोग हैं जो गर्मियों में तालाब की खुदाई करने का काम करते हैं। बाकी तो कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाने का है। उनको आरोप लगाने दीजिए, उनके आरोपों से कुछ होने जाने वाला नहीं। कई जिलों में जब ग्रीन कवर घटने लगा, तब मध्य प्रदेश में अंकुर योजना की शुरुआत हुई। विशेष अभियानों को मिला दें तो अब तक 60 लाख से ज्यादा पौधे पिछले 2 साल में जनता ने लगाए हैं। इसका भी असर आने वाले दिनों में दिखेगा और प्रदेश का ओवरऑल ग्रीन कवर बढ़ने की उम्मीद है। दावा है कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट में लाई जाने वाली इस योजना में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों में खुली जमीन और पहाड़ी इलाकों में लोगों को प्रोत्साहित कर फॉरेस्ट एरिया डेवलप कराने का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो गर्मी पर सियासत की नरमी, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में सत्येंद्र जैन जी जुड़े। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी इस चर्चा का हिस्सा है। केदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सेवानिवृत्त मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी बाकी राज्यों की तरह ही तापमान बढ़ता जा रहा है। लोग गर्मी से बेहाल हैं, लेकिन सरकार की नीतियां और योजनाएं किस तरह से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रही है? जी, आपने देखा होगा इस ग्लोबल कंसर्न है और ग्लोबल कंसर्न में जिस प्रकार से भारत उसमें भूमिका अदा कर रहा है वह अत्यंत ही सराहनीय है। जिस प्रकार से हम कहते हैं नेट जीरो होना है हमें,
कार्बन एमिशन में। और जो आप जो तापमान वृद्धि की बात कह रहे हैं या वन की बात कह रहे हैं, तो ये पूरे विश्व के लिए बड़ी चिंता की बात है। मध्य प्रदेश के साथ साथ ही भारत और भारत के साथ संपूर्ण विश्व। और भारत जो है जनसंख्या का, पूरी विश्व की जनसंख्या का भारत में रहती है, लेकिन जो कार्बन एमिशन है अभी भी विश्व के सापेक्ष में भारत का बहुत ही कम है। और जिनके यहाँ पर जो अमेरिका जैसे देश हैं, इनका कार्बन एमिशन हमारे से अनेक गुना है, कई गुना है। लेकिन अब चूंकि बात देखिए, हमने अगर भारत की बात करें, जब से मोदी सरकार है केंद्र में, तो हमने वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ाया है। जो इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया हुआ, ये बहुत सारी जगह। और जितने भी जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, कंडीशंस होती है कि अगर आप कहीं पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत आवश्यक है, मानवीय विकास के लिए बहुत आवश्यक है पेड़ हटाना, तो दूसरी जगह पर उनको पेड़ लगाने होते हैं उससे अनेक गुना। और आपने देखा होगा कि हमने ऐसे हर जगह प्रयोग किए, और जो सारी जगह वन आच्छादित करने के लिए। और साथ ही साथ जैसे अब देखिए केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट, लिंकिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। या सिंध पार्वती वाला जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है, चंबल सिंध पार्वती रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये भी लगभग 73,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इसमें जब वाटर जब जाएगा वहां पर, तो उसमें भी प्लांटेशन भी एक बहुत बड़ा है, तो उसका फायदा मिलेगा। हम उसी दिशा में जा रहे हैं, नेट जीरो की दिशा में जा रहे हैं। लेकिन ये दुनिया को भी सोचना है। और भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम कहते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूं, तो हमें उसकी रक्षा करना है, हम ही मानते हैं। और जल के लिए जिस प्रकार का जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, अद्भुत कार्य किया। चाहे वो आप वनाच्छादित क्षेत्रों में देखेंगे, या फिर आप देखिए मध्य प्रदेश में ही लगभग 70 लाख से ज्यादा घरों के लिए नल जल योजना से जल दिया जा रहा है। ये पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन हमने किया। और कांग्रेस और ये तो देखिए टोंटी तक चुराने की बात हो रही है कि अगर ऐसे लोग आ जाते हैं सरकार में, जो समाजवादी पार्टी है, ये तो ये टोंटी तक चुरा ले जाते हैं। इस प्रकार का कुप्रबंधन के लोग भी, राजनीतिक दल भी हमारे यहाँ पर हैं। चलिए, तो कुप्रबंधन करने वाले राजनीतिक दल भी हैं, बीजेपी का कहना है। लेकिन केदार जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है कि सरकार के प्रयास जो हैं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, वो काफी है या फिर सुधार की आवश्यकता देखते हैं? अमित जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट है आपका, और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं सब्जेक्ट से भटकूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी वाले से भी कह देता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, कॉन्शियस रहें इस मुद्दे पे, क्योंकि ये बहुत ही जिनाइन मुद्दा है। बहुत मुद्दे मिलेंगे हमको कांग्रेस भाजपा करने का। देखिए साहब, ये मुद्दा लोकल है, ये ग्लोबल मत कहिए इसको। और ये मुद्दा लोकल है और इसका सॉल्यूशन भी लोकल है। अगर मैं अपने गांव में पेड़ लगा लेता हूं तो वहां का टेम्परेचर कम हो रहा है, अगर पेड़ कट गए तो टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब सीधा हो गया कि मुद्दा लोकल है और इसका लोकल ही इलाज हमको करना होगा। पर इसमें सरकार की जो विजन है वो मैं इसमें कमजोर मानता हूं। बातें तो बहुत हो रही है, स्मार्ट क्लाइमेट फार्मिंग की हो रही है, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग की बात हो रही है, कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है, कार्बन फार्मिंग की बात हो रही है, पेड़ लगाने की बात हो रही है। मैं देखता हूं, ये आज डिबेट हुई, अभी बारिश आएगी उस दिन आप देखिएगा, पूरे शहरों में लोग दौड़ जाते हैं प्रशासन के साथ में 6-6 इंच के पौधे लेके, वो लगाते हैं, फोटो सेशन होता है। 1 महीने बाद उसको बकरियां खा जाती है, आवारा पशु हैं वो खा जाते हैं। पौधों का जो लगा रहे हैं उनका कन्वर्जन प्लांट में नहीं हो रहा, मतलब प्लांटेशन हो रहा, गड्ढा खुद रहा है, पौधा लग रहा, पौधा बड़ा नहीं हो रहा है। अब क्या है, देखिए, एक तो हमारे यहाँ अभी आज की तारीख में, मैं कागज देखी बात नहीं करूंगा मिस सर, ये मुद्दा थोड़ा सा अलग है, मैं आंखों देखी बात करूंगा। अब यूं तो हम कह रहे हैं कि वो 308 लाख जो हमारा एरिया है उसमें से 77-25% फॉरेस्ट है, पर डेंस फॉरेस्ट कहाँ है? प्रॉब्लम है डेंस फॉरेस्ट नहीं है हमारे पास, छोटा मोटा फॉरेस्ट है, कागज पे दिख रहा। अब खंडवा में बता रही रिपोर्ट की 40,000 हेक्टेयर में फॉरेस्ट नहीं है, धार में बता रहे हैं फॉरेस्ट खत्म हो गया, छिंदवाड़ा बालाघाट वहां पर फॉरेस्ट खत्म हो गया, ग्वालियर चंबल वाले उस पर फॉरेस्ट खत्म हो गया। जो पहाड़ी इलाका है वो पूरे सुनसान है। आप मध्य प्रदेश में भूमि अवैध खनन चल रहा है, उन पहाड़ियों पर से मट्टियां उठ के शहरों में आ रही है, प्लांटेशन हो नहीं रहा। सरकारी योजना की बात करो, नर्मदा जी की हुई थी, 400-450 करोड़ का प्लांटेशन चला गया। इंदौर में जो इलाके हैं वहां पर प्लांटेशन करना था, वहां पर गायब हो गया, पौधे ही नहीं मिले। जिन जिन को जिम्मेदारियां दी है वो प्लांट लगा ही नहीं पाए,
जो प्लांट का हमारे को जरूरत है वो उतनी संख्या हमारे पास नहीं है। कागज पे देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत प्लांटों की संख्या आ जाएगी, पर आप जाओगे तो रोड के किनारे तो आपको प्लांट डेंस दिखेंगे, थोड़ा डेंस। अंदर जाके आप फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, क्योंकि सागौन माफिया, जो लकड़ी के माफिया हैं, उनकी नजर है और उन्होंने पूरा फॉरेस्ट काट दिया। अब बहुत सी जगह तो फॉरेस्ट कट के वो गार्डन, बगीचे और न जाने किन किन रूप में आ गए हैं, वहां फार्म हाउस कटने लगे हैं शहरों में। अब ये एक तो प्रॉब्लम आई। आप बताइए, रोड बन रहे हैं सर, रोड के ठेकेदार को नियम है कि वो दोनों साइड प्लांटेशन करके देगा, बीच में कहीं आपको मिल जाए तो बता दीजिए। टीएनसीपी की अगर हम लोग बात करें, कॉलोनियां कट रही है, कॉलोनियों में प्लांट कहाँ लगे हैं? अरे सर, मनी प्लांट लगा के आप टेम्परेचर कम कर लोगे क्या? हमारी पॉलिसीज पर प्रॉब्लम है। चलिए, तो पॉलिसीज पर प्रॉब्लम है, इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा सत्येंद्र जी से। फिलहाल डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा जी का भी रुख कर लेते हैं। गुरुदत्त मिश्रा जी, जो लगातार मध्य प्रदेश की स्थिति पर्यावरण की है, किस तरह से आप इसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक मुद्दे हैं अब वो पर्यावरण पर ज्यादा हावी होते जा रहे हैं, इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की मैं बात करूं तो पूरा विश्व इससे परेशान है। कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं आप बर्फ पिघल रही है। आप देखिए, अभी उत्तराखंड में आग लगी, जो आपने देखा होगा, लगातार आग लग रही है। और पिछले 100 सालों की बात करें तो करीब तापमान में 1 से 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। और आप लगातार देखेंगे कि पूरा अप्रैल और मई में मध्य प्रदेश में 30 में से 20 दिन कहीं न कहीं हमको वर्षा मिली है। यानी ऐसा कोई मध्य प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं मिला होगा पूरे महीनों में कि वर्षा ना मिली हो कहीं ना कहीं। अब आप देखिए, आज मैं मालवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करूं तो लगातार तापमान 40 से लेकर 46 डिग्री तक है। रतलाम में आज भी तापमान करीब 46 डिग्री है, भोपाल में 44 डिग्री है। तो तापमान हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, और ये पूरा महीना तापमान ऐसी रहेगा। कोई फिलहाल राहत प्रदेश को नहीं मिलने वाली है। और आप देखिए कि जो हमारा बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण, बढ़ती हुई आबादी, जंगलों का कटना, रोड, फ्लाईओवर और पुलों का बनना, रेलवे लाइन का डलना, लेकिन जिस तरह से चालू है, पता नहीं आने वाले दिनों में क्या स्थिति हमारी होगी, ये तो भगवान जाने। और आप देखिए, जमीन नहीं बची जिसमें पानी जमीन के अंदर जा सके। गोठान, चरोखर, शमशान की भूमि सब लोगों ने बांट दी गई है। अब चूंकि आबादी बढ़ रही है तो हमको भोजन की आवश्यकता भी बहुत है, तो हम ज्यादा खेती भी कर रहे हैं, हमको पानी की आवश्यकता भी है। दूसरी बात, शहरों में हर 20 फीट में एक बोर कर दिया गया है, और जमीन का जो जल स्तर है बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। लेकिन लोग हवा में बात कर रहे हैं कि जल संरक्षण करें, हम छत का पानी जमीन के अंदर जाना चाहिए, लेकिन कभी नगर निगम ने ये देखा कि हमने जो नक्शा पास किया है, हमारे नक्शा पास करने के बाद उसमें इम्प्लीमेशन हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सब पानी नदी नालों से समुद्र में चला जा रहा है, जमीन के अंदर हमारा कोई पानी नहीं जा रहा है। और नदी तालाबों की स्थिति बहुत भयानक है, नदियां सूख रही हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं। और इसलिए तापमान में आप देखिए कि लगातार बढ़ोतरी, लोग बहुत परेशान हैं। ये परेशानियां तो है ही गुरुदत्त जी, ये परेशानियां तो है, लेकिन सवाल इस पर है कि क्या इस पर सरकार की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, वो कारगर हैं, या फिर और प्रभावी तरह से उनके क्रियान्वयन की आप आवश्यकता देखते हैं? जी गुरुदत्त जी, गुरुदत्त जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। जी जी, आपकी बात रखें जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शासन तो प्रयास करती है, लेकिन जमीन पे वो उतारा नहीं जा सकता। जितनी योजनाएं, जितना पैसा खर्च हो रहा है, अधिकारी या हमारे जो खुद के जनमानस है, उनका भी दायित्व तो बनता है कि योजनाओं में हो। अगर पेड़ पौधे लगाए जाएं तो उनमें देखा जाए कि वो जिंदा है कि नहीं है। हवाई काम सब चल रहा है तापमान बढ़ने के प्रति। अब आप देखेंगे कि जो एसी लगे हुए हैं और उससे जो हवा निकल रही है, करीब एसी के जो पास में आउटर में 2.5 फीट जगह पे 5 डिग्री तापमान बढ़ा हुआ है। अब बड़े बड़े भवनों में, बिल्डिंग में, हर घरों में एसी हो गए हैं, तो उसका तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा। लेकिन इसकी दिशा में सोचने वाला कोई नहीं है। आने वाले अगले जो 10-20 साल बहुत भयावह होने वाले हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, कंफर्ट अलग बात है, हम एसी का उपयोग करते हैं, मशीन्स का उपयोग करते हैं, तापमान बढ़ता है। दूसरी तरफ विकास भी जरूरी है। कुछ जगहों पर अगर कुछ विकास करना है, कुछ पेड़ पौधे वातावरण में हटा दिया जाता है। लेकिन जैसा कि विपक्ष कह रहा है और पर्यावरणविद भी कह रहे हैं कि हम पेड़ तो लगाते हैं लेकिन उसका संरक्षण हम नहीं कर पाते। कहीं कहीं नीतियों की जो मॉनिटरिंग है उसमें अभाव आप देखते हैं, और इसे सुधारा कैसे जाए? देखिए, इसमें जरूर और करना ही चाहिए सबको, और सुधारने
देखिए हमारी पार्टी तो और हमारी सरकारें प्रतिबद्ध हैं जिस प्रकार से हमने काम किया है, और इसके अंदर जो पेड़ लगाए जाते हैं ना, तो इसमें अगर पर्यावरणविद होते हैं और जो वन विशेषज्ञ फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जी 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 तो फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट भी कहते हैं कि अगर मोर्टेलिटी काफी ज्यादा होती है पेड़ों में, जैसे आप देखेंगे जो सतपुड़ा वाला बेल्ट है जहाँ नर्मदा अंचल है, तो वहां पर जो मोर्टेलिटी जी 20% के करीब पौधे पाते हैं, लेकिन आप अगर मालवा क्षेत्र में चले जाएंगे, बुंदेलखंड में जाएंगे, तो 100 में से 10 पेड़ बचते हैं। जो वन विशेषज्ञ हैं, फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो बताते हैं। तो आप देखिए मध्य प्रदेश में तो वन्य प्राणी कवर भी, अभी जो वन्य प्राणी है, आज टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश, तो ये जहां पर टाइगर शून्य होने वाला था, आज हमारे यहाँ लगभग 800 टाइगर मध्य प्रदेश में है, और भारत में लगभग 2200-2300 के करीब। तो हम उस दिशा में भी जा रहे हैं, जो सभी दिशाओं में सोच रहे हैं। जो चीता को भी हम लेके आए हैं, तो मध्य प्रदेश की वो भूमि है जहाँ चीता आए हुए हैं, चीता का रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है पुनः। और जो देखिए अब कांग्रेस की सरकार है, इसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार है। जिस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जल संवर्धन के लिए हम कहते हैं 1964 में उसका शिलान्यास किया था। मोहनपुरा डैम जो राजगढ़ में आता है, जीता जागता कांग्रेस की सफलताओं का उदाहरण है कि अब आप देखिए उसका शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, सबसे बड़ा मोहनपुरा डैम, और 2017 में मोदी जी को उसको पूरा करना पड़ा कि सरकारें नहीं कांग्रेस नहीं कर पाई। और कांग्रेस की ऐसा नहीं, केंद्र में सरकार रही और राज्य में भी 45 साल तक लगातार कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने की हमें चिंता नहीं की। हमने हमेशा सदैव पर्यावरण को, मैंने कहा माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या या जीवा तो भूता पर तो जीवनम, हम जल को ये मानते हैं, तो जल को देवता मानते हैं, उसकी पूजन भी करते हैं। तो आप देखिएगा जिस प्रकार से जल संरक्षण भी किया है, जो मैंने आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण दिया जल संवर्धन का, मोहनपुरा डैम जो है, जिसमें कि कांग्रेस के प्रत्याशी है बाबू सिंह तंवर, वो राजगढ़ से जब चुनाव लड़ रहे थे, तो कह रहे थे वो जिता देना भैया, अगर नहीं जिताया तो मैं पीठ पर पत्थर बांध के मोहनपुरा डैम में डूब जाऊंगा। तो उन्होंने एक अपना, मैं नहीं कहता उनको भी वो डूब है, लेकिन वह जीता जाता असफलता का एक उदाहरण है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी फिर हार भी गए, वहां पर हार भी चुके हैं विधानसभा का चुनाव। और उस जल संवर्धन को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने और मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने उसको पूरा किया। जीता जागता कांग्रेस फेल्यूर रही है। हमने जल संवर्धन भी किया है, वन संवर्धन भी किया है, आप वो डेटा देखिए, वनों को बढ़ाया भी है। और हाँ, ये जो और उमंग सिंगार ने खुद विधानसभा में की सरकार थी इनकी, तो ये बाहर जरूर बकते रहते हैं, गलत अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन स्वयं स्वीकारा कि नर्मदा में जो बेल्ट में हमने पौधे लगाए उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। ये विधानसभा के पटल पर कही गई रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट सत्यता को प्रतिपादित करती है। ठीक है, केदार जी जवाब दीजिए। सरकार ने जल संवर्धन किया, वन संवर्धन किया, लेकिन इसके बावजूद आज जब प्रदेश में हालात है कि तापमान लगातार बढ़ा है, पेड़ों की कटाई हुई है, तो कमी क्या नीतियों में है या फिर सिस्टम में, आप देखते हैं केदार जी? थोड़ी देर में ऐसा हो अमित शर्मा जी कि आपको झूठा बता दें ये लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले। कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ टेम्परेचर बढ़ गया है सर? 30 डिग्री है, ठंड लग रही है, कंबल ओढ़ के बैठे हम लोग। तो भारतीय जनता पार्टी, अब मैं पॉलिटिकल बात कर लेता हूँ, मैंने इनको समझाया था ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, थोड़ा मिलजुल के कभी बात कर ले। ठंड लग रही है हमको तो टोपा लगा के बैठना पड़ेगा ना, क्या बातें कर रहे हैं ये बेवकूफों वाली। अरे पानी जब रोकोगे, डैम बनाओगे, तो कितना फर्स्ट खराब हुआ है डैम के अंदर। दोनों अलग अलग डायरेक्शन के हैं, जरा आप थोड़ा समझ के बात करो भाई। पानी रुक रहा, वहां पर फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, डैम कहाँ बन रहे हैं? फॉरेस्ट इलाकों में बने हुए, फॉरेस्ट इलाका कम हुआ है जी। बात है, सवाल ये है सर, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये ग्लोबल कह के हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, हम कांग्रेस कह के पल्ला झाड़ लेते हैं। 20 साल में से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आखिर डेंस फॉरेस्ट आपको क्यों नहीं मिल रहा है? आप नर्मदा जी की परिक्रमा करवा लीजिए सर, ड्रोन से करा लीजिए, पेपर में तो तक आएगा, कहाँ पौधे दिख रहे हैं? उसी पर ही अगर सही तरीके से अगर पूरा पौधारोपण हो जाता तो आज जो ये तापमान है वो 42-41 रहता। आज रतलाम में पंछी ऊपर से नीचे गिर रहे हैं जी, ऊपर से नीचे। आप बताइए, कॉलोनियों की टीएनसीपी की परमिशन कौन दे रही है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है। किस कॉलोनी में लगा, किस रोड पे लगा हुआ, और जिन विभागों को ये जिम्मेदारी दी है, प्लांट सर कागज में खरीदे जा रहे हैं, हर साल खरीदे जा रहे हैं प्लांट।
लग कहाँ रहे? वो दिखते ना, बड़े होते छांव मिलती। आज की तारीख में आप रोड पे चले जाइए सर, 50-60 किलोमीटर हाईवे पे आपको पानी पीने के लिए पेड़ के नीचे रुकने की जगह नहीं है, पेड़ ही नहीं है, बड़े सब खत्म हो चुके। इसको बहुत सीरियस इशू लेना पड़ेगा, और फिर मैं कह रहा हूं इसको लोकल इशू बनाना पड़ेगा। छोटे छोटे क्षेत्र को इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक गांव को, एक कस्बे को, वहां पर ग्रीनरी बढ़ानी पड़ेगी, डेंस फॉरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। आज शहरों की मैं कटु स्थिति बता दे रहा हूँ जी। इंदौर भोपाल में जो कॉलोनियां बड़ी बड़ी कटी है, वहां पर जो गार्डन थे सर, वो अधिकतर गार्डनों में अपने अपने धर्म के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तमाम चीजें बना ली गई है। फॉरेस्ट है ही नहीं उसमें जो फॉरेस्ट करना। आपकी कॉलोनी में भी देख लीजिए, 4-5 भाई खड़े हो जाते हैं, नींव रख देते हैं, स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो जो है वो ग्रीन एरिया के लिए रखा हुआ है। जो शहरों के बीच में जो ग्रीन लैंड थी, उसकी कैसी परमिशन भारतीय जनता पार्टी वाले दे रहे हैं? यहाँ भी उस पर खुल के बोल दूं ना मैं, पैसा ले लेके तो ग्रीन बेल्ट को बदला जा रहा है। क्या क्या इनकी नीतियां हैं? कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी है जो कहती वो करती नहीं, इनकी नीति नियत में खोट है। आज उसी का परिणाम पर्यावरण को भुगतना पड़ रहा। ये गायों की बात करते हैं सर, मैं थोड़ा सा लीक से हट रहा हूँ। गाय रोड पे मिल रही है ना, कितनी स्थिति खराब है गाय की। जब गाय की स्थिति खराब है, नर्मदा जी की स्थिति खराब है, जहाँ की रेत और आपकी हजारों। चलिए, तो सरकार की कथनी और करने में बहुत अंतर है, और इसी वजह से हाल मध्य प्रदेश का जवाब दीजिए सत्येंद्र जी। जी सत्येंद्र जी, आपकी बात रखें। कहा ना कांग्रेस ने नहीं किया था, और कांग्रेस के पापों की सजा हम भुगत रहे हैं। और जो कह रहे हैं मेरे मित्र मेरे को बेवकूफ सिद्ध कर रहे हैं, मूर्खों के, ठीक है, अच्छी बात है, मैं उनके शब्द भी आभूषण के तौर पे लेता हूं। लेकिन मैं कहूंगा कांग्रेस नेतृत्व जो है ना, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं बता दूं कि जो जिस प्रकार से मूर्खों के सरदार अगर कोई है तो वो राहुल गांधी हैं, और मूर्खों के सरदार हैं तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। पर हम बात करें कांग्रेस से। अभी मैं बता रहा हूं, तो हर डिबेट में लगते हैं, लेकिन हम इस विषय पर रहे। जी अमित जी 10 सेकेंड। जी नरेंद्र मोदी, अमित जी है, इनका मैनिफेस्टो है, इसमें मैनिफेस्टो में जलवायु परिवर्तन का सुन तो लीजिए अमित जी, ये मैनिफेस्टो में जलवायु तो है ना, ये थाईलैंड का है। आप सोचिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इस पर क्षमा मांगनी चाहिए। एक दूसरा फोटो है जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो में, ये अमेरिका से लिया हुआ है। फर्जी मैनिफेस्टो। चलिए, इसका मूर्ख कौन हुआ, बेवकूफ कौन हुआ? समझाएं जी। पर्यावरण में आते हैं अमित जी, वन पर्यावरण में आते हैं, और ये पूरी केदार सरोही जी की कांग्रेस मूर्ख है। केदार सरोही जी तो वो एक प्यादे मात्र हैं उसके, पूरे भारत को बर्बाद। सरदार की गैंग के सदस्य कह सकते हैं, ये केदार जी हैं। मैं अभी भी केदार जी को नहीं कह रहा, केदार जी ने ठीक है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, विधानसभा में उमंग सिंगार जी कहते हैं, तो या तो फिर केदार सरोही बुद्धिमान है, उमंग सिंगार मूर्ख है। आज नेता विपक्ष निकाल लीजिए आप डेटा, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। विधानसभा में ही कहा है कि शिवराज सरकार का, भाजपा की सरकार ने जो वन लगाए, जो पेड़ लगाए थे नर्मदा किनारे किनारे, वो सही लगाए थे, कोई नहीं। और मैंने कहा ना बेटा, धरातल की बात कर रहा हूँ आपसे, बताती हैं आंखों की बात शुरू में ही कर रहा। अरे बकवास, आपको मूर्ख नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मूर्ख तो राहुल गांधी है, मूर्ख मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस है, जो अपने घोषणा पत्र में फर्जी फोटो लेके आती है। ये फेक फोटो है, ये अमेरिका का शिकागो का फोटो लगा दिया है, ये फेक है अमित जी, ये मैनिफेस्टो है। और जिस कांग्रेस में निर्लज्ज कांग्रेस क्षमा याचना नहीं करती है, क्षमा मांगनी चाहिए इस पर। सत्येंद्र जी, पर्यावरण पर क्या करेंगे, इसका जवाब दे। कांग्रेस कह रही है कि नीतियां बनाई लेकिन निर्धारण नहीं हुआ, कैसे निर्धारण करेंगे आप? सर मैं एक जवाब दे दूं इनका। जी आऊंगा केदार जी, फिर आपका रुख करूंगा। सत्येंद्र जी से जवाब ले लेते पहले। जी सत्येंद्र जी, कांग्रेस का आरोप है कि नीतियां बनाई सरकार ने लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ। अमित जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रारंभ में मैंने वहां से शुरू किया था। सोचिए, नीतियां इन्होंने बनाई, जवाहरलाल नेहरू जी चले गए, उसके बाद में इंदिरा जी चली गई, मैं बड़ा सम्मान के साथ कहता हूं, और वो नहीं कर पाई। उसके बाद राजीव गांधी जी नहीं कर पाए, उसके बाद नरसिंह राव जी नहीं कर पाए, 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे, नहीं कर पाए वो काम। वो मोहनपुरा डैम हमने बनाया है सर, वो प्रगति योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको लिया,
हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं कहता हूं जल देवता का हमने जल संवर्धन किया वहां पर, और जिसमें कि कांग्रेस के जो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे बापू सिंह तंवर जी, वो उसमें डूबने के लिए कह रहे थे, पीठ पे पत्थर बांध के कूदने की बात कर रहे थे। चलिए डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा जी, लगातार सरकार के दावे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है पर्यावरण संवर्धन संरक्षण के लिए, लेकिन फिर कमी कहां रह जाती है? क्या आवश्यकता देखते हैं मिश्रा जी कि अब ये किया जाना चाहिए और सख्ती से इस दिशा में अगर कदम नहीं बढ़ाए गए तो बहुत देर हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि जैसे किसान परोली अभी भी जला रहे हैं, इनके मतलब कार्बन आ रहा है शहर में, आप देखिए जी। और जो ये आग लगी हुई है उत्तराखंड में, आप देखेंगे कि उसकी भी जो बर्फ के ऊपर कार्बन आ रही है, ये सारी चीजें, तो हमारी भी कहीं जवाबदारी बनती है कि हम थोड़ा सा जैसे किसानों को कितना गवर्नमेंट समझा रही है आप परोली मत जलाओ, आपकी जमीन भी खराबी हो रही, तापमान भी बढ़ रहा है और कार्बन भी बढ़ रहा है। दूसरी बात, जंगलों में जो आग लग रही, चाहे वो मानव से निर्मित हो या कैसे भी हो, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है उत्तराखंड में इस बार। और वो जो कार्बन जाके बर्फ में जाती है और बर्फ में अवशोषित होती है सूर्य की किरणें और बर्फ पिघल रही है, तो यह बहुत खतरनाक स्थिति है। पिछले 100 सालों में तापमान 1 से 1.5 डिग्री बढ़ा है और अगर इसको मेंटेन नहीं किया गया तो आने वाली जो स्थिति बहुत गंभीर बनेगी। प्लांटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सब सूख साख जा रहे हैं क्योंकि जमीन बची नहीं है। आबादी के लिए खाने की चाहिए चीज, तो हमारे पास जमीन का रकबा बहुत कम बचा हुआ है, जितना बचा है उसमें कम से कम बचा लें, लेकिन बहुत हालत गंभीर है। उसमें सरकार और हमारे किसान, हमारे सभी लोगों को मिलकर इसमें आगे कुछ करना पड़ेगा। नहीं आप लगातार देखिए कि लोगों को तापमान बढ़ने से कोई राहत नहीं है। आज 6 से 8 घंटे तापमान 40 से 45 डिग्री तक प्रदेश का बना हुआ और आगे भी इस महीने कहीं कोई रियायत किसी को मिलने वाली नहीं है। ठीक है केदार जी, राजनीतिक दलों की सहभागिता भी सुनिश्चित करनी होगी पर्यावरण संरक्षण के लिए। सरकार के अपने दावे हैं कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बतौर विपक्ष एक राजनीतिक दल होने के चलते क्या जिम्मेदारी अपनी आप देखते हैं? हम तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, पर जो मूर्खों के महासम्राट नरेंद्र मोदी जब तक है, मूर्खों के महासम्राट नरेंद्र मोदी पर्यावरण पर रहे आज। सत्येंद्र जी सुन लीजिए, आप अगर बोलोगे ना तो आपके हम 10 बार बोलेंगे। ये मूर्खों के जो सम्राट है ना चक्रवर्ती, उन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। न उनसे पर्यावरण संभला, न यूथ संभला, न किसान संभला, न जल संभला, न प्रकृति संभली। सब जगह विनाश ही विनाश अगर किसी ने किया है, अर्थव्यवस्था से लेके पानी और पानी से लेके पर्यावरण तक, वो है मूर्खों के चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र मोदी। चलिए आपकी क्या भूमिका देखते हैं राजनीतिक दल होने के मद्देनजर? क्षमताएं रखो, ये अपने आओ ना तो बड़ी लाइन लेंथ में बात करना। अब सवाल आता है सर, ये राजनीति नहीं, ये हर एक मानव का धर्म है। मेरा आपका जो भी प्रकृति पे, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी गांव का, उसका नैतिक दायित्व है कि हमको पर्यावरण बचाना पड़ेगा। सर ये हम सबका ज्वाइंट कॉल होना चाहिए। मैं इसमें शुरू से ही बांटना नहीं चाह रहा था, शुरुआत ही मैंने इससे ही की थी कि इसको बांटना नहीं है। बांटेंगे तो ग्लोबल में चला गया, यूपी में चला गया, एमपी में चला गया, अलग अलग उसमें। मैं कह रहा हूं इसको व्यक्ति की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से हमारे लिए भोजन जरूरी है, उसी सांस जरूरी है, वो उसके लिए सबसे पहले पेड़ जरूरी है। हम सबका ज्वाइंट कॉल रखना पड़ेगा। हर आदमी को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। हर आदमी को एक प्लांट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बच्चे की तरह पालना पड़ेगा, तो हम प्रकृति बचा पाएंगे। नहीं तो अभी ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी 2070-2080 का अगर आप देखो, अभी आईसीआर की रिपोर्ट देखो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से जो प्रोडक्शन कम आया है। आप इंटरनेशनल अभी G28 का मामला हुआ था, वहां पर पूरा जो फोकस था वो किस पे था? वो पूरा इस पे क्लाइमेट पे था। तो एक ज्वाइंट वेंचर के तौर पर काम करने की जरूरत है सत्येंद्र जी, और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर भाजपा के साथ है, लेकिन क्या ये साथ आगे दिखेगा सत्येंद्र जी? देखिए अच्छी बात है, रहना चाहिए साथ, लेकिन मैं बताऊं कि हम तो इसलिए कहते हैं, इन्होंने हमको बोला, लेकिन मैं बता रहा हूं हम लोगों ने कभी भारत का अपमान नहीं किया, देश का अपमान नहीं किया। कांग्रेस और कांग्रेस के राव शीर्ष नेता देश का अपमान करते हैं। अब मैंने मैनिफेस्टो का बताया, अब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो, हमारा आज तक का स्वतंत्रता के बाद से जितने मैनिफेस्टो निकाल दे, कहीं पे कोई गलती हो, हमने माना, हम हमेशा मानते रहे कि हमें हर चीज जो करना है, लेकिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में नकली फोटो छपाया है, और जो विदेशी फोटो तो फर्जी नहीं कहेंगे। अब बेवकूफ और मूर्खों की गैंग कौन है? माने इटली में चुनाव आप इंग्लैंड में वहां लड़ देते, थाईलैंड में चुनाव आप अमेरिका में। और जिस प्रकार से हमने देखिए मिशन लाइफ चल रहा है, और आज अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती, आज अगर भाजपा नहीं होती ना, तो आज और दुर्गति हो जाती सर।
चलिए, तो पर्यावरण को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस जनहित से जुड़े विषय पर क्या दोनों ही पार्टियां साथ आकर काम करती हैं और एक मिसाल कायम करती हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।